सो स्टूडेंट टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो हम डायमेंशन की एप्लीकेशन देखते हैं, एक जो होती है हमारे पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, या अब दूसरा जो मैं आपको एक एप्लीकेशन और बताऊंगा जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वी कैन ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हम किसके बेसिस पे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे ही इसको करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा अगला जो एप्लीकेशन है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूले को कैसे चेक करेंगे कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है दैट टाइम इक्वल्स टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला डिराइव करना है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं डायमेंशन के मदद से क्या करूंगा, डिराइव करूंगा। तो देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर 1, सबसे पहले डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉब। जैसे हम ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से बना देंगे तो हमारे पास ये जो होता है इसको बोलते हैं बॉब। ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ होती है L, ठीक है ना। नंबर 1 डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब M पे, हम बोलेंगे। नंबर 2 डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की लेंथ है L पे डिपेंड करेगा, या पेंडुलम की लेंथ बोल लो, कुछ भी बोल लो। नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ बेटा सर आज तक बोल रहे मुझे इन कर दो। हाँ, तो देखिए बेटा, मैंने जैसे बताया मुझे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिराइव करना है, तो मैंने बोला कि जो टाइम पीरियड है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बॉब के मास पे डिपेंड करता है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ये मैंने 3 फैक्टर्स आपको बताए। अब देखिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है बेटा। मैं लिखूंगा कि जो टाइम पीरियड है, सपोज मैं लिखता हूँ वो मास की पावर A पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास, उसकी पावर मैंने ले ली A। फिर मैंने बोला टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उसकी पावर मैंने ले ली B। फिर मैंने लिख दिया टाइम पीरियड्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी पावर मैंने ले ली C। फिर मैं इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लूंगा। मैं लिखूंगा T इज प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, L की पावर B और G की पावर क्या लिखूंगा, मैं C लिखूंगा। फिर लिख दूंगा T इक्वल्स टू K M टू द पावर A, L टू द पावर B और G टू द पावर C। ये बात समझ में आई बच्चों पहले इतनी, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ पे टाइम है तो सिंपल सी बात है, टाइम की डायमेंशन होती है T1, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज वे में लिख देंगे बेटा। मैं टाइम की डायमेंशन को ऐसे लिख सकता हूँ M0 L0 T1 लिख सकता हूँ बेटा, बोलो कोई डाउट किसी को। अब देखिए बेटा, K की कोई डायमेंशन नहीं तो K को हम इग्नोर कर देंगे। अब हम अगली जो टर्म है ये है मास रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। मास की डायमेंशन क्या होती है M1, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो A। अगली टर्म रिप्रेजेंट करी लेंथ, तो लेंथ की पावर हो जाती, लेंथ की डायमेंशन होती है L1 और ये पावर हो जाएगी B। और जो तीसरी टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, बताइए। तीसरी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, बोलो L1 T-2 L3 बेटा। L1 T-2 की पावर कितनी हो जाएगी, C ना। अभी जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, देखो अब ये लिखेंगे M0 L0 T1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए M की पावर 1 है और होल पावर A है, तो इसका मतलब हो जाएगा M की पावर A। यहाँ पे हो जाएगा L की पावर, बोलो कितना, B। और अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, L की पावर 1 और पावर होल पावर है C, तो L की पावर C और T की पावर -2C। ये स्टेप क्लियर है। यस सर। अब हम आगे अगले स्टेप में लिखेंगे कि टोटल पावर कितनी कितनी होती है। M0 L0 T1 M की पावर A। अब जरा L की पावर देख लीजिए, ये है L की पावर B और ये है L की पावर C, तो L की पावर हो जाएगी B प्लस C और T की पावर क्या है -2C।
अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की बेसिस को कंपेयर कर लेंगे और पावर को इक्वेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ पे m की पावर a। तो दोनों को जब हम पावर को कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी 1। फिर हम l से जब l को कंपेयर करेंगे तो l की पावर कितनी है b प्लस सी, और यहाँ पे कितनी पावर है 0। तो जो दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास b प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, और तीसरी बात देखिए, यहाँ पे हमारे पास t की पावर कितनी है -2c, और यहाँ पे t की पावर कितनी है 1। तो तीसरी टर्म आ जाएगी -2c इक्वल टू कितना आ गया 1, ये इक्वेशन हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। फिर देखो, अब यहाँ से देखो थर्ड इक्वेशन से c की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/-2, यानी कि c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c, बोलो बेटा -1/2 हो गया c। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू तो बेटा ऑलरेडी निकल ही रखी है, a तो किसके बराबर है 0 के बराबर है, और c कितना निकल गया हमारे पास -1/2। अब देखो बेटा c की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। देखो हमारे पास b प्लस सी कितना है, हमारे पास b प्लस सी है 0, तो b प्लस सी की वैल्यू है -1/2 इक्वल टू 0, या b -1/2 इक्वल टू 0, यानी कि b निकल गया हमारे पास 1/2। कितना निकल गया हमारे पास b 1/2। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, a b और c की तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम अपने पहले वाले स्टेप पे चले जाते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था। मैंने लिखा था, क्या लिखा था, t इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर क्या लिखी थी मैंने, बोलो c। तो t इक्वल टू k हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, m की पावर a है, a की वैल्यू कितनी आई 0, l की पावर है b, b की वैल्यू कितनी आई 1/2, g की पावर है c, c की वैल्यू आई -1/2। ठीक है, लिख दिया ये। g की पावर बेटा c है और c की वैल्यू थी -1/2, तो हम लिख सकते हैं इसको k। बेटा m की पावर 0 का मतलब ये सिंपली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, l की पावर 1/2, और ये g की पावर 1/2 को मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ g की पावर इस तरह से 1/2। अब ये हो जाएगा t इक्वल टू k। बेटा पावर 1/2 का मतलब होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ √l और नीचे लिख सकता हूँ √g, और इसको टोटल लिख सकता हूँ t इक्वल टू k √l/g। फिर हम आगे ये भी लिख सकते हैं t इक्वल टू √l/g, फिर हम लिख देंगे k इक्वल टू 2π, तो देयरफॉर t इक्वल टू फॉर्मूला निकल जाएगा 2π √l/g। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन में दे रखा था कि जो वेलोसिटी ट्रांसफर वेव की वो डिपेंड करती है लेंथ पे, तो v इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, v इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन पे डिपेंड करती है t की पावर b, एंड v इज प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m की पावर c। मास पर यूनिट लेंथ को मैं m से डिनोट करूंगा, तो हम लिख देंगे इसको v इक्वल टू, तीनों को कंबाइन कर लेंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c, या v इक्वल टू k l टू द पावर a, t टू द पावर b, m टू द पावर c। अब फिर से v की यहाँ पे डायमेंशन लिख दीजिए, हम लिखेंगे m0 l1 t-1। k की कोई डायमेंशन नहीं है, l रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ, तो l की पावर, लेंथ की डायमेंशन होती है l1 पावर a। टेंशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। ओके, तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 की पावर b, और m क्या है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी डायमेंशन मैंने बताई m1 l-1 की पावर हो जाएगी c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप m0 l1 t-1, यहाँ पे हो जाएगा l की पावर आ जाएगी a, l की पावर 1 की होल पावर a का मतलब l की पावर a अगेन। अब देखिए m1 l1 t-2 की होल पावर है b, तो यह आ जाएगा m की पावर b। ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा l की पावर b अगेन आ जाएगा b, और t की पावर आ जाएगा -2b। ठीक है, और ये आ जाएगा m की पावर आ जाएगा c, और l की पावर -c। इसके बाद बच्चों हम टोटल पावर लिख लेंगे, m0 l1 t-1
यहाँ पे जरा m को लिख लेते हैं पहले। m की टोटल पावर ये है b और ये है c, तो m की टोटल पावर आ जाएगी b प्लस c। l की पावर जरा देख लेते हैं, l की पावर a b और ये है माइनस c, तो l की पावर हो जाएगी a प्लस b माइनस c, और t आपका बचता है माइनस 2b। ठीक है बच्चों, ये स्टेप क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर को पावर से कंपेयर कर लेते हैं। पावर को जब हम पावर से कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी, पहली इक्वेशन आ जाएगी b प्लस सी इक्वल्स टू 0, m को m से कंपेयर करेंगे, फिर l को l से कंपेयर करेंगे, तो l की पावर 1 है और l की पावर यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू आ जाएगा 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। जो थर्ड हो जाएगा हमारे पास, ये एल टी की पावर माइनस 1 है और टी की पावर है माइनस 2b, तो ये हो जाएगा माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 1। तो बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो b तो यहाँ से डायरेक्टली निकल गया 1/2, b यहाँ से 1/2 निकल गया। अब देखिए b की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, b प्लस सी है आपका कितना है 0 है, तो c यहाँ से निकल जाएगा माइनस b के बराबर, तो c हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू 1/2, तो c आपका निकल गया माइनस 1/2। अब तीसरी चीज है हमें निकालना है a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को यूज करेंगे, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू है 1 की बराबर, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2 है b की वैल्यू, फिर यह है बीच में है माइनस साइन, और c की वैल्यू है अगेन माइनस 1/2, ये है 1, तो a प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, 1/2 मीन्स हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि a आ गया आपका 0। गॉट इट स्टूडेंट, ये आपका आ गया 0। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, a b और c की तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें पता है, मैंने लिखा था v इक्वल्स टू k l टू द पावर a, फिर t टू द पावर b एंड m टू द पावर लिखा था मैंने c, तो v इक्वल्स टू k, l की वैल्यू आई हमारी, l की पावर है a की वैल्यू हमारे पास 0, t की पावर है b की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और m की पावर है c, और c की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 1/2। तो l की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 होता है, उसका मतलब होता है 1, और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2, और m को अगेन नीचे लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, ऊपर माइनस 1/2 था, नीचे आगे प्लस 1/2, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा k पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट टी, नीचे आ जाएगा अंडर रूट m, और इसको हम लिख देंगे v इक्वल्स टू k अंडर रूट टी बाय m। तो ये हो जाएगा बेटा आपका फॉर्मूला डिराइव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?